हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन की गति के नियम। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो नेहा, जीतू, खुशबू, आकाश, पंकज, सोजल, मोहित, आशीष, निशा, स्नेहा, लक्ष्मी, पिंकू, श्वेता, रितु, नाजिया, उदय, वंदना, मिथिलेश, आशीष, काजल, प्रीति, स्तुति, सविता, अर्पिता, धनराज, अंकित, अजीत, प्रमोद, राहुल, मनीष, मयंक, विजय, देवेंद्र, श्रवण, अंकुर, आशीर्वाद। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यह किस पर आधारित है, तो यह जड़त्व के नियम पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर आधारित है। यानी इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? आप लोग बताइए, जड़त्व का नियम किसने दिया? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, गैलीलियो ने दिया। ओके, गुड। दूसरी बात याद रखिएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? यह कहता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, तो विराम में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर गति में है, और अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, मतलब यह कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई हम बाह्य बल आरोपित ना कर दें। अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे, तो वो वस्तु हो सकता है रेस्ट से किस में आ जाए? मोशन में, या फिर मोशन से किस में आ जाए? रेस्ट में आ जाए। न्यूटन की गति के पहले नियम का कहना सिंपल है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, तब तक जब तक हम उस पर क्या करें? बाह्य बल आरोपित ना कर दें। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, want to be in rest, and if is in motion, want to be in motion till external force is not applied, till external force is not applied। लिख लीजिएगा, if any object is in rest, want to be in rest, if
is in motion, want to be in motion till external force is not applied. Okay. अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि ये जो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें किसके बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन की गति के किस नियम से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, न्यूटन की गति के किस नियम से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, तो पहले नियम से मिलता है। कहेंगे सर यहां से कैसे फोर्स का डेफिनेशन मिल रहा है, यहां से कैसे बल की परिभाषा मिल रही है? तो कैसे मिल रही है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। यानी बल वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु को विराम से गति में या गति से किस में ला सकता है? विराम में ला सकता है। ओके, तो यानी कि ये क्या बताता है? यह हमें बल का परिभाषा बताता है। अब इसका उदाहरण क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल, चलती कार, बस, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना, यह किसके कारण हो रहा है? यह न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण हो रहा है। दूसरा, कार, बस, ट्रेन के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना, यह भी न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। तीसरा, पेड़ को हिलाने पर फूल, फल, पत्तियों का नीचे गिरना। आप जब पेड़ को हिलाते हो तो उससे फूल, फल, पत्ती जो है वो क्या होते हैं? नीचे गिरने लगते हैं, है ना? क्लियर? अब मेरा यहां से एक सवाल है आपसे, वन लाइनर वाले में नोट कर लीजिएगा, है ना? वन लाइनर वाले में नोट कर लीजिएगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप ये बताओ, जो पत्तियों का क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? ठीक है, कौन सी धातु मौजूद होती है, आप लोग ये बताइए। ठीक। चौथा एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंबल को यानी ब्लैंकेट को छड़ से पीटने पर डस्ट का यानी कि धूल कण का बाहर आना। यानी जब आप ब्लैंकेट को छड़ से पीटते हो तो उससे क्या होता है? धूल कण बाहर निकलते हैं। तो ये सब जो उदाहरण है किसका है? न्यूटन की गति के पहले नियम का है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ सदाम जी, वही बताया मैंने अभी, जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ना, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह जड़त्व के नियम पर आधारित है ना। और याद रखिएगा, जो पत्तियों का क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी? मैग्नीशियम नामक धातु मिलती है। और याद रखेंगे, जो फूल की स्टडी होती है, फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। लिख लीजिएगा वन लाइनर वाले में। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? उसे पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी?
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम की, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझेंगे। पहले आप यहां तक लिख लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। Can I move? ठीक, जड़त्व का मतलब होता है किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, या फिर किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज पोमोलॉजी। अब देखिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमें समझनी है। उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, न्यूटन की गति को दूसरे नियम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक चीज है जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम, या फिर जिसे हम कहते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग के बारे में हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के अभी संवेग समझेंगे, आवेग समझेंगे, तब जाकर के आप समझोगे कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो जब संवेग की बात करते हैं, संवेग क्या है, तो याद रखिएगा किसी पिंड का वह गुण जो उसके वेग का मान बताता है, किसी पिंड का वह गुण जो उसके वेग का मान क्या करता है, बताता है। यानी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच वी गेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी वस्तु के वेग का पता चलता है। ठीक है, अब देखिए इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे बड़ी पी, कैपिटल पी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर है m, यानी द्रव्यमान m है, और अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v है, लिख लीजिएगा, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग यानी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान जो आपका संवेग है, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यही इसका सूत्र है, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक, यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और अगर उसका वेग v है, तो जो उसका मोमेंटम होगा, उसका जो संवेग होगा, वो उस दोनों का गुणनफल होगा। ठीक, उस दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा, यानी कि द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड हम लोग सवाल, कई सारे सवाल करेंगे, चिंता मत करिएगा। आपको पहले समझना है कॉन्सेप्ट को, और ये जो है याद रखिएगा, जो संवेग है यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन यानी जो इसकी विमा होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। डायमेंशन इसका क्या होता है, ये होता है आपका MLT-1 होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जैसे यहां से सवाल कैसे कैसे बनेंगे आपसे, उसको हम लोग देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पहले लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पहले आप इसे लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए, आपको मैंने रिलेशन बताया था, पहला यूनिट और डायमेंशन वाला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको इसके और मोमेंटम के बीच में आपको रिलेशन बताया था, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, p²/2m के बराबर होता है। ये रिलेशन भी आप लोग लिख लेंगे, यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, p²/2m, है ना, p²/2m, जहां पर ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, p मोमेंटम है, m क्या है आपका मास, यानी कि p क्या है, संवेग है, और m क्या है आपका द्रव्यमान है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल जैसे आपसे बनेगा कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg है तथा उसका संवेग 70 kg मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका वेग क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन को बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल आपका इस तरह का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा इंग्लिश में, इफ mass of any object is 5 kg and momentum is 70 kg per meter second, 70 kg meter per second, 70 kg meter per second, then what is velocity of the object। पहला सवाल आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको पता है P इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है। आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन में मोमेंटम आपका दिया है 70, मास भी दिया है 5, और आपको वेलोसिटी निकालना है। सिंपली 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। सबसे बेसिक सवाल आपका ऐसा बनेगा। और क्या क्या सवाल बन सकता है, थोड़ा मुश्किल सवाल पर भी हम लोग चलेंगे अभी धीरे धीरे, पहले आसान फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर उसके बाद और मुश्किल। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, तो फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलो अब दो तरह का सवाल आपसे बनेगा। ऐसा मैंने एक सवाल आपको कराया भी था। अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी पिंड के संवेग तथा वेग के अनुपात से, किसी पिंड के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। इस तरह का सवाल आपको कराया था, याद करिए, और मैंने बताया था कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। which physical quantity is obtained by ratio of momentum and
वेलोसिटी। तो देखिए मोमेंटम है p बटे क्या कह रहा है वेलोसिटी, इससे क्या मिलेगा, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ये कट जाएगा, क्या मिल गया हमें, मास मिल गया। यानी कि इस दोनों के अनुपात से हमें कौन सी राशि मिलेगी, द्रव्यमान। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट आपसे पूछ सकते हैं, पॉइंट लिखना है, ये सब लिखना है, पूछता है सवाल, यहां से पूछा गया आपके पेपर में, किसी पिंड के संवेग तथा द्रव्यमान से, द्रव्यमान के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। जस्ट इसका अपोजिट है, बताइए क्या हो जाएगा यहां पर। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे, विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ, विच फिजिकल क्वांटिटी is obtained by ratio of momentum and mass। तो मोमेंटम P बटे m बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी डिवाइडेड बाय m, mm काट दीजिए, क्या बच गया हमारा v, v यानी क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी क्या, वेग। यानी कि किसी पिंड का जो संवेग है और उसका द्रव्यमान है, उसका अगर अनुपात निकालते हैं तो उससे हमें क्या निकलता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वेलोसिटी प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड अगले सवाल पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां से, पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं यहां से कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके पेपर में। एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलें आगे। अभी आते हैं फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी देखते हैं। थोड़ा सा रुकिए आकांक्षु जी, है ना, अभी बात करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, साथ साथ चलना है, आगे नहीं चलना है। अब क्वेश्चन एक, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान, इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा क्वेश्चन, 1 kg है तथा इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल है, तो इसका संवेग क्या होगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को करिए आप लोग, क्वेश्चन को आप लोग करिए, कर लेंगे आराम से, कल वाला न्यूमेरिकल करवा देंगे लास्ट में, है ना, चिंता मत करिए। कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1 kg and its kinetic energy is 200 joule, then what is momentum of the object? If mass of any object is 1 kg and its kinetic energy is 200 joule, then what is impulse, what is momentum of the object? कोई आपको देखिए रिलेशन पता है, बस आपको फॉर्मूले का यूज करना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी दिया है, कितना है, 200 जूल है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कैसे तो अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन कौन सा तरीका आपको यूज करना है ये भी आपको बताएंगे। सबसे सिंपल तरीका है इसको करने का, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी कितना है 200 बराबर पी स्क्वायर बटे 2, मास कितना है 1 kg इंटू 1, यानी कि यहां से ये क्या आ गया आपका पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 200 गुने 2, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 400। यहां से आप पी निकाल लिया आपने, क्या आ गया अंडर रूट 400, और 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 20, यानी क्या आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड का। ये आपका उत्तर हो गया।
और सभी बच्चों का 20 आ रहा है, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई है। एक तो यह तरीका है और यही तरीका आपको यूज करना है निकालने के लिए अगर इस तरह का सवाल हो तो। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कहेंगे सर कैसे, दूसरा तरीका कौन सा है? तो बात करते हैं हम लोग दूसरे तरीके की। आपको क्या दिया है, दूसरा तरीका देखिए कैसे निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको, कितना है 200 जूल है। मास दिया है आपको 1 kg है। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। 200 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू v का स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कि यहां से v कितना आ गया, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400। यहां से v कितना आ गया हमारा 400 का अंडर रूट, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास पता है 1 है, V 20 आया है, तो यहां से भी क्या आ गया आपका 20 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, जूल ऑलरेडी किरण मात्रक है किसका, एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का मात्रक ऑलरेडी जूल है। ठीक है, P मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगला सवाल करते हैं अभी, और न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हम लोग इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल और करेंगे। जिस जिस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन सकते हैं उस सारे तरह के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पहले आप इसे लिखो, चलें आगे जाकर के पुराना लेक्चर देखिए रोशन, ऑलरेडी वेग के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, 400 को 20 कैसे है, अरे अंजनी 400 का अंडर रूट निकाला। अंडर रूट जो होता है 400 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा, 400 का वर्गमूल 20 होता है ना। ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। वेरी गुड खुरपति जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बताया हुआ है मनोज। देखिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर के पहले पुराने लेक्चर्स देखिए। किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है ना, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को निकालने का सूत्र होता है हाफ mv²। ये सब ऑलरेडी मैंने पहले पुराने लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर 2 समान द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग 4 kg मीटर पर सेकेंड और 6 kg मीटर पर सेकेंड है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी का यानी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है अगर 2 समान द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग 4 kg मीटर पर सेकेंड और 6 kg मीटर पर सेकेंड है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ momentum of 2 objects of same mass, if momentum of 2 objects of same mass is 4 kg meter per second and 6 kg meter per second, then what is ratio of its kinetic energy? Then what is ratio of its kinetic energy? ठीक, तो पहले आप इसे करिए और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम सारे बच्चे कर लेंगे।
और कर भी रहे हैं काफी बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसी तरह का सवाल आपके पेपर में बनता है, इससे मुश्किल सवाल नहीं बनता, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहां पर कर रहे हैं इसको, सही उत्तर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझा देते हैं, तक्षक समझा दे रहे हैं। अभी थोड़ा पहले ये सवाल कर लेते हैं फिर समझा देते हैं। स्पैम मत किया करो, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, आपका कह रहा है कि मास जो है ना, दो पिंड है, दोनों का मास क्या है, सेम है। यानी कि मान लीजिए दो पिंड है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और कह रहा है कि m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए हम पहले का मान लेते हैं, पहले का जो पिंड है उसका काइनेटिक एनर्जी है ke1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखते हैं मान लीजिए p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 लिख देते हैं, और दूसरे पिंड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम मान लेते हैं ke2, और इसको हम लोग लिख देते हैं p2 स्क्वायर बटे 2m2, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसके दोनों के काइनेटिक एनर्जी का अनुपात पूछ रहा है ना। अनुपात पूछेंगे तो क्या इस दोनों को डिवाइड करना है ना सर, दोनों को डिवाइड करेंगे तभी तो अनुपात निकलेगा ना। कर दिया डिवाइड, क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर बटे 2m1 बटे p2 स्क्वायर बटे 2m2। अब यहां पर क्या करें, m1 और m2 बराबर है, ठीक है। क्या हम इस m1 के जगह पे m2 या m2 की जगह पर m1 लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर ही है जब, तो क्या ये दोनों को हम काट सकते हैं, क्योंकि m1 m2 बराबर है, कट गया ये दोनों। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ गया, p1 स्क्वायर बटे p2 स्क्वायर। अब यहां पर p1 हमको दिया है, p1 कितना है, पहले का 4 है, 4 का स्क्वायर बटे दूसरे का दिया है कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कटेगा क्या, ये काटो इसको, 4 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये 9 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो आ गया क्या आ गया, 4 अनुपात क्या आ गया, 9 आ गया उत्तर, 4:9 आ गया उत्तर, ठीक है। समझ में आया सभी को। आज वाईटी पर देखिए आपकी क्लास होगी, जो भी बच्चे हैं यहां पर मैं उनको बता दूं कि आज यूट्यूब पर क्लास होगी जिसमें हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें कि आज हम बेसिकली एसिड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि एसिड क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, और उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 2 बजे से आपकी क्लास होगी। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूं, समझिएगा। पीछे वाला क्वेश्चन भी अभी समझा देंगे, चिंता मत करिए। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पहले समझो आप लोग, जिनको भी समझ में नहीं आए, अंबर मैंने देखा लगभग 90% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो फिर से समझिए। कह रहे कि 2 पिंड है, मान लीजिए एक पिंड है और ये भी एक पिंड है। कह रहा है कि इसका दोनों का मास क्या है, मान लीजिए सेम, दोनों का मास me मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो मोमेंटम है ना, इसका मोमेंटम कितना है, 4 kg मीटर पर सेकेंड है, और इसका मोमेंटम कितना है, 6 kg मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कह रहा है कि अब इसके और इसके काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग यहां पर पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी 1, पहले ऑब्जेक्ट का, इसका मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी 1 है। इसका काइनेटिक एनर्जी 1 जो हो जाएगा वो मान लेते हैं कितना, p स्क्वायर अपॉन 2m1, यहां पर m1 m2 दोनों बराबर है, m ही है, और काइनेटिक एनर्जी 2 दूसरे का मान लिया क्या है, p2 स्क्वायर बटे 2m2। अब कह रहा है इस दोनों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो गया, p1 स्क्वायर बटे 2m1 बटे p2 स्क्वायर, यहां पर p2 स्क्वायर बटे 2m2 हो जाएगा, और यहां पर m1 m2 दोनों बराबर है, तो ये और ये कट जाएगा ना एक दूसरे से, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या आ गया हमारा, p1 स्क्वायर बटे p2 स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है p1 का पहले का मोमेंटम कितना है, 4 kg मीटर पर सेकेंड, दूसरे के कितना है, 6 kg मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू पुट कर दिया यहां पर 4 और 6, यानी 16 बटे 36, कट गया, 4 से 4 बार में कटाइए, 4 से 9 बार में कटा तो 4:9 आ गया। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं
अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आसान लेवल के प्रश्न नहीं है, आपका जो एग्जाम का लेवल है ना उसमें ऐसे ही सवाल बनते हैं। कभी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी, इससे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे और आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये आसान नहीं है। अभी इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तरह का और सवाल बनता है यहां से, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये किसी बच्चे को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो वो जिसको भी समझ में नहीं आया पिछला क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पिंड का जो द्रव्यमान है ना वो 1 kg है और इसकी गतिज ऊर्जा दी गई है 200 जूल। कह रहा है कि इसका संवेग क्या होगा। हमें देखो काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में रिलेशन पता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m होता है। आपका काइनेटिक एनर्जी दिया है और द्रव्यमान दिया है। काइनेटिक एनर्जी हमने रख दिया यहां पर 200, मास जो था वो 1 था, हमको p निकालना है। p² बटे क्या हो गया 2 × 1, यहां से p² बराबर क्या हो गया 200 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 200 गुने 2 कितना 400, p² 400 आ गया। p कितना आ जाएगा √400, यानी कितना आ जाएगा 400 का √ 20 आ जाएगा। आ गया समझ में। चलो अब अगला सवाल करते हैं। एक सवाल और बन सकता है यहां से, वो कैसा सवाल बनता है देखते हैं। P कैसे कटेगा, यहां पर P1 P2 बराबर नहीं है ना जी, यहां पर जो कह रहा है P कट जाएगा। P1 P2 कैसे कटेगा, P1 P2 का मान अलग अलग है ना, इक्वल थोड़े ना है कि काट दोगे। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ पहले, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। कर चला आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं है ना। देखिए ये तो हिंदी मीडियम बैच है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। यहां पर तो मैं इंग्लिश में इसलिए बोल देता हूं ताकि कुछ बच्चे अंग्रेजी वाले हैं तो उनको हेल्प हो जाए। अब मैं सबको दोनों में लिखने का मैं लिख सकता हूं, लेकिन इट विल कंज्यूम मोर टाइम, ज्यादा है ना समय वो लेगा, इसलिए मैं बोल देता हूं, आप लोग खुद से लिख लिया करो। अगर दो समान द्रव्यमान वाले, अगर दो समान द्रव्यमान वाले पिंड के गतिज ऊर्जा का अनुपात, के गतिज ऊर्जा का अनुपात 16 × 25 है, तो उसके संवेग का अनुपात क्या होगा। इस तरह का सवाल अगला बन सकता है आपसे। if ratio of kinetic energy of two objects of same mass, if ratio of kinetic energy of two objects of same mass is 16 × 25, 16:25, then what is the ratio of their momentum, then what is the ratio of their momentum। अभी हमने रिलेशन देखा था कि सेम मास है तो काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए सेम मास है, मान लीजिए p² बटे सेम मास सेम है 2m, p2² बटे मास क्या है आपका 2m, तो ये कट जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या आ गया p1 बटे p2 का p1² बटे p2², यही आ गया। अब देखिए यहां पर आपका दिया है काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो क्या है 16/25, p1 बटे p2 का इसे स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, p1/p2 ही तो निकालना है आपको, p1/p2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √16/25, क्या हो जाएगा 16 का रूट कितना होता है 4, 25 का रूट कितना होता है 5, क्या आ गया 4:5, 4:5। सबको यह समझ में आ गया। चौधरी जी पीडीएफ डेली अपडेट होता है, क्लास के 1 घंटे के बाद अपडेट हो जाता है, जहां से आप क्लास
ओपन करते हो उसके जस्ट साइड में पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक होता है, वहां से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। और जिस भी बच्चे का केमिस्ट्री का वो है, तो भाई साहब देखिए केमिस्ट्री मैं ही कराऊंगा आपको, है ना, केमिस्ट्री मैं ही कराऊंगा, तो पहले फिजिक्स कवर होगा तभी तो केमिस्ट्री करवाएंगे। क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या निकालना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ठीक है, आगे चला। संवेग को क्लियर कर दें, और ठीक है, बिल्कुल आता है, न्यूमरोलॉजिकल नहीं न्यूमेरिकल होता है। संवेग जिसको समझ में नहीं आया देखो फिर से समझ लो। संवेग क्या है? कोई पिंड जो है ना किस वेग से चल रहा है वो बताता है संवेग, ठीक है। मतलब संवेग के बारे में सिंपल ये समझिए, संवेग वह भौतिक राशि है जिससे हमें किसी पिंड के वेग का मान पता चलता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का आपका संवेग दिया है, किसी वस्तु का संवेग दिया है मान लो 50 केजी, कि 50 केजी मीटर पर सेकंड इसका क्या है संवेग है, और आपको इसका मास दे दिया है कि मास जो है इसका 25 केजी है, तो ये संवेग हमें बताएगा कि आखिर उसका वेलोसिटी कितना है ना। ये संवेग क्या बताएगा कि उसका वेलोसिटी कितना है, और संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? p से। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेलोसिटी अगर v है, तो संवेग को निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर मान लीजिए किसी वस्तु का आपको संवेग दिया है 50 केजी मीटर पर सेकंड है, और आपको द्रव्यमान दिया है कितना है? 25 केजी है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए? 50/25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। और ये जो संवेग है ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, इसका यूनिट ये होता है, डायमेंशन ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की जो में ये रिलेशन मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में कैसे बना था ये रिलेशन। आगे बात समझ में? यहां पर कुछ बच्चे चाल क्या है यार, आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है क्या आप लोगों ने? मैं यहां पर अब संवेग की बात कर रहा हूं, आवेग की बात कर रहा हूं, आप लोग अभी तक चाल दूरी इसी में अटके हुए हैं। चाल क्या है? तो चाल दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, उसको हम लोग चाल कहते हैं, है ना। समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है उसको हम लोग चाल कहते हैं। पुराने लेक्चर्स जाकर के देखिए, ठीक है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। चलिए अब मोमेंटम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कराएंगे। अच्छा, कल की जो क्लास का जो क्वेश्चन था हम उसे कर देते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल, फिर जो है वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा किधर है, एक सेकेंड, उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन था। रुक जाओ पहले 1 मिनट, कल वाला क्वेश्चन था ना जी, रुकिए थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं क्या है, तभी मैं आपको करवा पाऊंगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये क्वेश्चन है ना, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स अबाउट टू रेस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं करवा दे रहा हूं, कल वाला जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जो है, एक ट्रेन चल रही है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है। पहला काम क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब कह रहा है ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नेगेटिव में है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में होगा, दिया भी है नेगेटिव में वो। और कह रहा है कि जो ये फाइनल रेस्ट में आने में, जब तक ये रेस्ट में आएगा तो इसके द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा, यानी कि रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? v² - u² अपॉन 2a।
v कितना है 0, u कितना है आपका 25 गुने 25 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है -0.5 कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा ये बताइए -625 बटे -1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 625 मीटर, 625 मीटर। ठीक है, क्लियर? जिनको भी जो भी मतलब कल जिन्होंने किया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और है 7वां, क्या कह रहा है? अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक, यानी कह रहा है एक रेसिंग कार है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक रेसिंग कार है, उसका यूज जो है आपका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि रेस्ट से वो स्टार्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन आपका कितना दिया हुआ है, देखिए एक्सेलरेशन क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। टी आपका दिया है 10 सेकंड, फॉर्मूला आपको पता है S इज इक्वल टू क्या है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U कितना है सर 0, T कितना है 10 प्लस हाफ इंटू A कितना है आपका 4 है, T कितना है 10 इंटू 10, 2 से ये 2 बार में कट गया, ये तो 0 इंटू 10 0 हो गया, 2 इंटू 100 कितना 200 हो गया, यानी कि क्या आ गया आपका 200 मीटर आ गया। ठीक ठीक, अब हम लोग आज के पहले एमसीक्यू पर चलते हैं, किस तरह का एमसीक्यू आपके पेपर में बनता है वो आप देखिए, फिर हम लोग आपके डाउट्स को लेते हैं। आज का एमसीक्यू है पहला एमसीक्यू, नहीं बनता है सोनी, प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए डेफिनेटली बनेगा। गोली वाला एग्जाम्पल समझाएंगे, जब गोली पर आएंगे ना तब समझाएंगे, अभी गोली नहीं, अभी जितना करा ना पहले अभी उसे समझिए, धीरे धीरे आता है ना हर चीज। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कह रहा है कि अगर कोई, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में, कह रहा है अगर किसी पिंड का वेग पिछले वेग से दुगुना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, वेग को क्या कर दिया दुगुना कर दिया, नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वेग को दुगुना कर दो, हाफ इंटू एम इंटू 2v कर दो, इसको 2v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले का कितना गुना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 4v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले जो आपका काइनेटिक एनर्जी था उसका कितना गुना आ गया 4 गुना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, इस तरह का क्वेश्चन भी कराए हैं आपको। नहीं कर सकते, बिना फॉर्मूला लिखे कैसे कर देंगे भाई? हाँ, अब यहां पर देखिए क्या रहा है, आपको बताए थे 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि 1000 वॉट का जो यंत्र है उसको जब कितना घंटा, 1 घंटा जलाते हैं तो 1 किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम होती है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या करे, 500 वॉट का कोई यंत्र है, उसको 5 घंटा जलाते हैं डेली, कितने दिन तक? 30 दिन तक। कितना ऊर्जा कंज्यूम होगा जी? 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75, उस पर कितना सुन्ना दोगे? 3 सुन्ना वॉट आवर हो जाएगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं 75 किलो वॉट आवर। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है, मतलब इंपल्स का डायमेंशन आपको बताया हुआ है। जब हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पर बताया था कि इंपल्स का, आवेग का क्या विमा होता है, आवेग का विमा क्या होता है बताया था आपको। क्या होता है? आवेग और संवेग दोनों का विमा और इकाई सेम ही होता है, mlt-1। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम या न्यूटन की गति के पहले नियम से कैसे सवाल बनते हैं। ध्यान से इस सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक,
ये किसका उदाहरण है? कल बताया था ना, किसका उदाहरण बताया था? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। किसका उदाहरण है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इस सवाल को। दीपक चौधरी जी, पीडीएफ सबको मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा। आपको हो सकता है डाउनलोड करने नहीं आ रहा हो। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? न्यूटन की गति के पहले नियम का। तो ये 5 सवाल था, 5 में से कितना सही हुआ तुम लोगों का बताना। पांच में से कितना सही हुआ? 5 में से देखो होना तो 5 चाहिए, लेकिन फिर भी 4 भी है तो चलेगा, 4 से कम है तो दिक्कत है फिर। ठीक है, अब जो भी डाउट है पूछिए। इसके आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे मंडे की क्लास में। ठीक है, ठीक। मोमेंटम का एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, आज इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी क्लास है अभी दूसरी 12:30 से, इसलिए। ठीक है, 12:30 से क्लास है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है ना। फिर 2 बजे आपका केजीएस रेलवे एग्ज़ाम पर मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो जुड़ सकते हैं वहाँ पर। फर्स्ट लॉ का जो एग्जाम्पल बताया है ना, वो बताया है आप, मतलब फर्स्ट लॉ का जो चौथा एग्जाम्पल, कोई ब्लैंकेट है, कोई गद्दा है, उसको आप छड़ से पीटते हैं ना, तो उसमें जो धूलकण वगैरह होते हैं वो बाहर आते हैं। वो भी किसका उदाहरण है? वो भी न्यूटन, क्योंकि वो इस तरह उसको आपने क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो डस्ट बाहर आ जाते हैं, वो भी न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब ना आपसे मिलते हैं हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है। तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, है ना। जो भी डाउट्स हैं आपकी वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। मोमेंटम का एग्जाम्पल अगली क्लास में समझेंगे, मोमेंटम का क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।